चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, यानी कि जो यूरिन के फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेप जो है, जिसमें क्या होता है कि जो चीज़ें फिल्टर्ड हो चुकी हैं, फिल्ट्रेट वाले पार्ट में से कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगे, यानी ब्लड में जानी है। एसेंशियल वाला पार्ट जो है वो हमारा फिल्टर हो चुका है, तो उसको रीअब्जॉर्ब होना पड़ेगा। तो उस रीअब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। यहां पे देखिए होता क्या है कि ये जो चीजें आ गई, ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट जब मूव करना स्टार्ट करेगा प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की तरफ, उसके बाद वो जाएगा कहां पर में, नीचे की तरफ, जो हेनलेस लूप है यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब की तरफ जो है ये चीजें मूव करना स्टार्ट कर देंगी। तो होता क्या है यहां पर में इस वाले पोजीशन में खास करके बात करें, जो अपना मेडुला वाले पोजीशन में है, ये जो मेडुला वाले पार्ट में है ये पूरा का पूरा, यहां पे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन का मेन फंक्शन यहां पे होता है, चीजें रीअब्जॉर्ब होंगी। तो क्या क्या चीजें जो रीअब्जॉर्ब होंगी उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया कि क्या क्या सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब होते हैं। एक हो जाता है कि हाई थ्रेशोल्ड वाले, कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो टोटली जो है रीअब्जॉर्ब हो ही जाएंगे, वो उनका जो अमाउंट बचना नहीं चाहिए, रीअब्जॉर्ब होना ही है पक्का। नॉर्मल से नॉर्मल लेवल में है तो मतलब उसी में मान लेते हैं, जैसे ग्लूकोज ले लिया मैंने, अब ग्लूकोज है नॉर्मल लेवल में 180 चाहिए उसको, ठीक है, 180 ml चाहिए 100 ml ऑफ ब्लड में, तो अगर उतना है तो पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर वही 180 से कहीं एक्सीड करेगा तो जो नॉर्मली जो रीअब्जॉर्प्शन का है वो ऑब्जॉर्ब होगा, बाकी की चीजें रह जाएंगी अपना वही फिल्ट्रेट में ही रह जाएंगी, जो बाद में क्या होता है कि यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस में जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं खास करके ये सब चीजें उसमें दिखने को मिलती है। तो जो नॉर्मली जितना फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में उतना अगर है और बॉडी को तो रिक्वायरमेंट है तो वो क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ क्या होता है कि लो थ्रेशोल्ड वाले होते हैं, लो थ्रेशोल्ड वाले में क्या हो गए कि थोड़ा सा पार्शियली जो चीजें हैं, बहुत लेस अमाउंट में चीजें रीअब्जॉर्ब होंगी, और एक क्या होगा कि नॉन थ्रेशोल्ड मतलब वो होगा ही नहीं टोटल, उनका तो इनकम्प्लीट, वो थोड़ा सा भी रीअब्जॉर्प्शन का उसमें कोई चांसेस ही नहीं है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है अपना हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। देखिए इनका जो अब यहां पर मैं चलिए भाई ये देख लेते हैं। तो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस में जो चीजें आ जाएंगी, एग्जांपल में बात अगर हम कर लें तो जाए ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, ये सब चीजें जो है यहां पर में, या जो विटामिन्स हैं ये सब चीजें आ जाएंगी। ये क्या होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब जो सेकेंड वाला है वो है लो थ्रेशोल्ड। लो थ्रेशोल्ड वाला में क्या हो जाएगा, जो लो थ्रेशोल्ड वाले हैं तो इसमें जैसे कि हम बात कर लें यहां पर में, तो ये इसमें हो जाएंगे यूरिया, यूरिया एग्जांपल है। ये वेरी वेरी लेस अमाउंट में, वेरी वेरी लेस अमाउंट में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। एक जो थर्ड वाला हमारा पॉइंट है, थर्ड वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नॉन थ्रेशोल्ड वाले, ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे नॉन थ्रेशोल्ड। नॉन थ्रेशोल्ड वाले में क्या होता है कि यहां पे जो चीजें हैं बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल एब्जॉर्ब्ड। जैसे एग्जांपल में बात कर लें, हेप्यूरिन और क्रिएटिनिन, ये दो चीजें जो हैं बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होंगी, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड करा है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, हाई थ्रेशोल्ड वाले, मान लीजिए जो नॉर्मल लेवल में हमारे फिल्ट्रेट में आ गए, हमारे बॉडी में नॉर्मल लेवल में ही है, लेकिन वो जब फिल्ट्रेशन हुआ तो वो भी फिल्टर्ड हो चुका है साथ साथ में, तो क्या होगा कि वो फिर से बॉडी से जो है सो हमारे जो फिल्ट्रेट है, यानी कि बोमेंस कैप्सूल वाला पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है, पीसीटी, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, जहां से भी इसको रीअब्जॉर्ब होना होगा, चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। हमारे जो कैपिलरीज होंगे वासा रेक्टा वाले, उसमें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, या जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, तो जो भी ब्लड कैपिलरीज के चारों ओर रहेंगे उसमें वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी चीजें। तो ये हो जाएगा कंप्लीट। जो हाई थ्रेशोल्ड वाले हैं वो पूरा का पूरा कंप्लीट होली हो जाएंगे, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह सब हो गए, ठीक है। अगर हम दूसरा बात करें, अगर सेकेंडरी चीजों के बारे में बात करें, जो अपना लो थ्रेशोल्ड वाला है, तो लो थ्रेशोल्ड वाले में क्या हो जाता है कि जो चीजें यहां पर में बहुत लेस अमाउंट में, वेरी वेरी लेस अमाउंट में होंगी,
ट्रांसफर तो होनी है, एब्जॉर्प्शन तो होगा, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में। यूरिया होता है, अब यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है वो बाद में हम लोग देखेंगे। जो थर्ड है, जो नॉन थ्रेशोल्ड वाली चीजें हैं, उनमें क्या हो जाता है कि ये बिल्कुल भी, ये ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत पॉइजनस होते हैं, इनको तो टोटली निकालना ही है बॉडी से, तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमें कुछ होना ही नहीं है। तो जैसे कि हिपेरिक एसिड हो गया, हिपेरिन जिसको बोलते हैं, या क्रिएटिनिन हो गया, ये टोटली क्या हो जाएंगे, ब्लड से हमारे बॉडी से बाहर ही निकलना है इनको, तो ये जो है टोटली इनमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें या किस किस पोजीशन पे है, कितना कितना जो है रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए तो पहले क्या है कि जो प्रेशर जो लगता है, जो चीज जिसके जरिए हो जाए, दो चीजें लगती हैं, एक तो एक्टिव से भी कुछ चीजें होंगी, एक्टिव भी होगा, एक पैसिव, दोनों जरिए होता है रीअब्जॉर्प्शन, दोनों जरिए होंगे। कुछ सब्सटेंसेस एक्टिव से जाएंगे, कुछ सब्सटेंसेस होंगे पैसिव से जाएंगे। तो जो एक्टिव से जाएंगे तो इसमें क्या लगेगा, एटीपी लगेगा, एटीपी की जरूरत होगी, बिना एनर्जी के कैसे करेगा, एक्टिव है तो बिना एटीपी के हो ही नहीं सकता है। पैसिव वाले में एनर्जी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो इनमें क्या हम लोग बात करेंगे, दो टेक्निक इसमें भी है, ये दो टेक्निक हो गए अपने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि ये किस किस प्रोसेस के जरिए या किस किस पोजीशन पे कौन कौन चीजें अब्सॉर्ब होती है और कौन कौन चीजें वहां से जो है अब्सॉर्प्शन नहीं होंगी, वहीं के वहीं रह जाएंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या कि किस किस पोजीशन में जो है क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये पोजीशन यहां से स्टार्ट हो रहा है मालपिगियन ट्यूब्यूल से, तो जी फिल्ट्रेट यहां पे कंप्लीट तैयार हो गया, नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो तैयार हो चुका है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट जब तैयार हो गया तो ये मूव करेगा किसकी तरफ, पीसीटी की तरफ। तो पीसीटी वाला जो पोजीशन है टोटली यहां पे क्या होगा कि एक्टिवली कोई भी चीजें दो तरीके से, जैसे कि मैंने बताया था कि जब चीजें एब्सॉर्ब होंगी तो दो तरीके से होंगी, या तो एक्टिव प्रोसेस या तो पैसिव प्रोसेस है। अगर एक्टिवली हो रही है तो एनर्जी का जरूरत होगा, ठीक है, लेकिन अगर पैसिवली हो रहा है तो एनर्जी की जरूरत उसमें नहीं होगी, उसके अलग अलग प्रोसेस है, जैसे कि ऑस्मोसिस के जरिए होंगी या डिफ्यूजन के जरिए होंगी, उसके जरिए होंगी। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो अपना पीसीटी वाला पोजीशन है, यहां पे क्या होगा कि एक्टिवली जो है कोई भी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो यहां पे सबसे पहले कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें एक्टिवली या क्या क्या चीजें जो हमारी पैसिवली ट्रांसपोर्ट जो होते हैं या जो रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो यहां पे देखिए जो ग्लूकोज है, अपना जो ग्लूकोज वाला पार्ट है और अमाइनो एसिड वाला पार्ट है, वो एक्टिवली जो है यहां से रीअब्सॉर्ब होगा, एक्टिवली क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होगा। और यहीं पर जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो 75% सोडियम एंड 70% सोडियम 75% पोटेशियम जो है एक्टिवली क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है। वहीं पे जब हमारा ये हो गया, क्लोरीन हो गया, वाटर हो गया, यूरिया हो गया, तो जो हमारा क्लोरीन है वो क्या होता है, डिफ्यूजन के जरिए रीअब्सॉर्ब होता है। वाटर तो ऑस्मोसिस के जरिए होगा और यूरिया फिर से डिफ्यूजन के जरिए रीअब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब ये सब चीजें जो है देख लिया हम लोगों ने कि ये सब टोटली सब्सटेंसेस हैं जो क्या होता है कि एक्टिव और पैसिव के जरिए जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे देखिए यहां पर जब हम यहां से देख लिया पीसीटी ने क्या करा कि एक्टिवली क्या करते हैं, कोई भी चीज को एब्सॉर्ब करते हैं। तो एक्टिवली यहां पर में देखते हैं कौन कौन चीजें एक्टिव है, ग्लूकोज को कर सकते हैं, अमाइनो एसिड कर सकते हैं, सोडियम पोटेशियम को कर सकते हैं, तो इनको कर सकते हैं। जब ये सब्सटेंसेस नीचे की तरफ आ जाएंगे तो ये वाला जो पोजीशन है, हम लोगों ने बात करा था ये डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में, जब मैंने बोला था तो ये भी बोला था कि ये वाटर को लेकर परमिएबिलिटी को शो करेगा, जबकि अदर सब्सटेंसेस लाइक सोडियम पोटेशियम को लेकर के इम्परमिएबिलिटी को ये शो करता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि वाटर यहां पे क्या होगा कि एब्सॉर्ब होगा, यहां पर ये जो पोजीशन है यहां पर क्या होगा, वाटर का एब्सॉर्प्शन होगा, वाटर का एब्सॉर्प्शन होगा, यहां पे वाटर क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब होगा, वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो अपना ये डिसेंडिंग लिम्ब है वाटर को लेकर परमिएबिलिटी को शो करता है। बाकी की जो चीजें बची, अब यहां पे जब वाटर निकल गया, कोई भी अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से अगर वाटर को रिमूव कर दिया जाए या लेस वाटर अगर वहां पे प्रेजेंट हो तो बचेगा क्या, वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट, बचेगा क्या, सॉल्यूट बचा। जब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट की मात्रा अगर कम हो गई तो सॉल्यूट ज्यादा बचा, और जब ये सॉल्यूट ज्यादा बचा तो वैसे टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर मींस क्या, ज्यादा, टोनिसिटी दिखाएगा, यानी सॉल्यूट की मात्रा जो है ज्यादा हो गई है तो हाइपरटोनिक। और वहीं पे अगर वाटर ज्यादा हो तो सॉल्यूट कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। हाइपर हाइपो अकॉर्डिंग टू हम लोग डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूट का प्रेजेंस किसी भी सॉल्यूशन में कितना है। अगर सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा तो हो जाएगा हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा होना, हाइपोटोनिक मतलब कि सॉल्यूट का कम होना और सॉल्वेंट का ज्यादा होना। वहीं पे अगर आइसोटोनिक है तो वहां पे सेम है, अगर जितना भी जो हमारा सॉल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट की मात्रा है तो उसको हम लोग आइसोटोनिक बोलेंगे। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही वाटर रिमूव हुआ तो सॉल्यूट जो है इस पोजीशन में ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो टोटली यहां का जो टोनिसिटी होगा वो हो जाएगा हाइपरटोनिक। यहां पर मैंने इसको मेंशन कर दिया, ये हाइपरटोनिक होगा। जब हम बढ़ते हैं असेंडिंग लिम्फ की तरफ, ये हमारा असेंडिंग लिम्फ वाला पोजीशन जो है
असेंडिंग लिम्ब वाला जो पोजीशन है, ये असेंडिंग लिम्ब वाला, तो यहां पे तब मैंने बोला था कि ये असेंडिंग लिम्ब क्या होता है, वाटर को लेके इम्परमिएबल होता है, वाटर को एब्सॉर्ब नहीं करेगा अभी क्योंकि इम्परमिएबल है ये। और लेकिन सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ये सब चीजों को लेकर के ये क्या है, परमिएबिलिटी को शो करता है। तो ये यहां पर में जो सोडियम, पोटेशियम, जो अपने NaCl है या बाइकार्बोनेट है, इनको क्या करेगा, ये रीअब्सॉर्ब करवा देगा। तो ये रीअब्सॉर्ब, यहां से चीजें जो है रीअब्सॉर्ब हो गई हैं। तो इस पोजीशन में वाटर को परमिएबल, वाटर परमिएबल हो गया, इस पोजीशन में जो है बाकी के जो सॉल्यूट हैं वो हो गए परमिएबल। तो अब पहले क्या वाटर निकला था, तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का बढ़ गया तो हो गया हाइपरटोनिक। अब क्या हो गया है कि जो सॉल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, इसके कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब इसके कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कैसे, मतलब ये निकल गया तो डिक्रीज होगा ना, तो डिक्रीज हो गया, इसमें इंक्रीज हो गया है और यहां पे डिक्रीज हो गया है। ठीक है, ये वाला जो इंटरनली अगर हम बात करें असेंडिंग लिम्ब में, तो यहां पे सोल्यूशन कम हो गया, लेकिन ये जो है जहां पे रीअब्जॉर्प्शन वहां पे बढ़ गए, तो ये चीजें यहां पर निकल के चली गई। तो यहां का कंडीशन कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक। अगर सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट है उतना ही सॉल्यूट अगर आ गया तो कितना हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा ना, क्योंकि सॉल्यूट पहले तो सॉल्वेंट निकल गया था तो हाइपर हो गया, अब सॉल्यूट भी निकल गया तो फिर से बराबर बात बराबर हो गया, तो हो जाएगा आइसोटोनिक। यहां का जो टोनिसिटी होगा आइसोटोनिक हो जाएगा। अब जब चीजें बढ़ेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के तरफ, तो क्या होगा, वहां पर मैंने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में बताया था कि इनका जो फंक्शन होगा सेम असेंडिंग लिम्ब की तरह होता है। तो यहां भी क्या होगा कि यहां सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, यूरिया, इन सब चीजों को लेकर के ये क्या शो करेंगे, परमिएबिलिटी को शो करेंगे। बट यहां पर फिर से वाटर इम्परमिएबिलिटी को शो करेगा। दोनों जो बना हुआ था क्यूबाइडल एपिथेलियम का ही बना हुआ, तो ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे चीजों को, सारी चीजें यहां से फिर से क्या हो जाएंगे, ये चीजें बाहर निकल जाएंगी, यानी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, ये रीअब्जॉर्प्शन, ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं ये हो जाएंगे रीअब्जॉर्ब। अब चले जाते, जो चीजें आप बच गई वो चले गए कहां पर में, कलेक्टिंग डक्ट के पास। तो कलेक्टिंग डक्ट के पास जाते ही इस वाले पोजीशन में क्या होता है कि अब यहां पे आ गया 90% यहां पर जो वाटर है उसका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन। अगर वाटर 90% रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता तो डेली के बेसिस पे हम लोग 150 से 180 लीटर यूरिन को बाहर निकालेंगे, यानी बाथरूम जाते जाते परेशान हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है कि एडीएच एक टाइप का हार्मोन है जिसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वो क्या करता है कि जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, रेस्ट अमाउंट ऑफ कुछ वाटर छोड़ देता है वहां पर में। तो यहां पर जो एक्सेस ऑफ वाटर लगभग 95% वाटर वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है, 5% वाटर को छोड़ देता है और बाकी के सब्सटेंसेस प्लस 5% वाटर मिलकर के फॉर्म हो जाता है यूरिन, जो क्या होगा इस कलेक्टिंग डक्ट के जरिए क्या होगा, नीचे की तरफ अपना आ जाएगा माइनर कैलिक्स होते हुए मेजर कैलिक्स में, फिर इस रीजन से यूरेटर में, यूरेटर से ब्लाडर में, ब्लाडर से चला जाएगा यूरेथ्रा में। उसके बाद हम लोग को जब मन करेगा यूरिन करने के लिए जाए तो बॉडी से बाहर यूरिन जो है, बहुत सारे प्रोसेस वो भी देखेंगे, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होता है, उसके जरिए यूरिन हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। तो हमने क्या देखा, पहला एब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा है, पीसीटी वाले पार्ट में एक्टिवली। फिर उसके बाद जब नीचे आएंगे वाटर का, वाटर का क्या होगा, पैसिवली होता है, यानी कि ऑस्मोसिस के जरिए हो जाएगा, किसमें, अपने डिसेंडिंग लिम्ब में। डिसेंडिंग लिम्ब में यहां पर में हो रहा है वाटर का, ये हो जाता है पैसिवली। फिर इसके बाद यहां कंडीशन हाइपरटोनिक हो जाता है क्योंकि वाटर रिमूव हो चुका है, यहां पे सॉल्यूट निकलेगा तो बात बराबर हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आइसोटोनिक हमारा हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब में जाकर के। फिर जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की तरफ बढ़ेगी चीजें तो वहां पर फिर से सॉल्यूट जो है वहां से निकल जाएंगे। अब जब वो सारी की सारी चीजें जब स्टोर हो गई हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट में जाते ही क्या होगा वहां पर में, अब एडीएच यानी कि जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वो एक्सेस ऑफ वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और बाकी के 5% वाटर को छोड़ देता है। जो बाकी के फिल्ट्रेट है उसके साथ 5% वाटर मिलकर के बनाता है यूरिन, जो कि बॉडी से बाहर निकलता है कलेक्टिंग डक्ट से, पूरा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट में, वहां से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस रीजन और उसके बाद यूरेटर, ब्लाडर और यूरेथ्रा होते बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड पॉइंट जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन।